क्या आप अपने काम में सब कुछ खुद करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन क्या आपको पता है, यही आदत आपकी करियर ग्रोथ को रोक रही है। स्पेशलाइजेशन ना करना शायद आपके करियर की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस गलती को कैसे सुधारें और अपने करियर को नई ऊंचाई पर कैसे लेकर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिल्ड में। ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जो लोग अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, अपनी टीम बनाना चाहते हैं और ख़ास तौर से अपना प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। टोनी फेडल ने एप्पल के साथ आईफोन बनाया और ऐसी इनसाइट्स मुझे मिल रही हैं जो सवाल ही नहीं थे मेरे पास, वो राइट क्वेश्चंस ही नहीं थे मेरे पास बिजनेस के लिए। हमारे कल के वीडियो का नाम था 15, 50, 100, 300। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेक पॉइंट्स के, कि जब भी कोई कंपनी बड़ी होती है तो एक पॉइंट के बाद उसमें ब्रेक पॉइंट आते हैं कि अगर आपको वो नहीं पता और आपने वो ज़रूरी चेंजेस नहीं किए तो आपकी कंपनी ब्रेक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो 15 एम्प्लॉय के बाद आपका एक ब्रेक पॉइंट आता है। नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट आता है 50 के बाद, फिर 100 के बाद और फिर 300 के बाद। और क्या चीज़ है जो बदलना होता है इन ब्रेक पॉइंट्स पे? आपको बदलना होता है ऑर्ग चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जब तक आप 15 एम्प्लॉय में होते हैं, आप अकेले बॉस हैं, आपके फ्रेंड्स कलीग्स हैं, सब के सब एक साथ काम करते हैं और सबको मालूम है कि आप फाउंडर हैं, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होती। ये है आपका ऑर्ग चार्ट। एक बॉस, उसके साथ 10, 12, 15 लोग साथ में काम कर रहे हैं या साथ में कलीग की तरह काम कर रहे हैं। और सेकेंड चीज़ जो आपको बदलनी होती है, वो बदलता है, वो है कम्युनिकेशन। तो शुरुआत में सब एक साथ ही एक रूम में, एक फ्लैट में काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है सबको पता चल रहा है। लेकिन जब 50 एम्प्लॉय हो जाते हैं तब आपको एक आदमी 7 से 8 लोगों को मैनेज कर सकता है। तो वो आपको मैनेजर्स चाहिए होंगे 50 एम्प्लॉयज़ के लेवल पे। अगर आपने नहीं बनाया तो आपकी कंपनी ब्रेक पॉइंट पे पहुंच गई है। आप अकेले 50 लोगों को हैंडल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़ कि एक कंपनी का कल्चर चेंज होता है जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है। मान लीजिए आप 10, 15, 20 लोग हैं और आप लोगों का कल्चर है भाई जिसका बर्थडे है सबको हम केक काट रहे हैं। तो जब 50 से 100, 100 से 300 पे पहुंचते हैं तो 300 दिन, 300 एम्प्लॉय, 300 केक तो नहीं कट सकता। तो आपके ऑर्ग चार्ट को, इसीलिए मुझे पहली बार समझ में आया कि आखिर किसी कंपनी में ऑर्ग चार्ट होता क्यों है। क्यों एक ऊपर सीईओ होता है, नीचे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ब्रांच हेड होते हैं। वो इसीलिए बिकॉज वो सब ब्रेक पॉइंट्स को ठीक करते हैं। तो ये पूरी की पूरी सीरीज हमने वीडियो बनाई थी पिछली वाली। 2 चीज़ें बदलनी होती हैं आपको हर ब्रेक पॉइंट पे ध्यान देना होता है, आपका ऑर्ग चार्ट और आपका कम्युनिकेशन। क्योंकि शुरू में आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, बाद में आपको फॉर्मलाइज करना होता है कम्युनिकेशन। और हर एक लेवल पे 15, 50, 100, 300 पे एकदम स्पेसिफिक चेंजेस करने होते हैं, जो हमने पिछले वाले वीडियो में कवर किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का रोल क्या है ब्रेक पॉइंट में। अगर कंपनी जब बड़ी होती जाती है तो उसमें एक पॉइंट के बाद स्पेशलाइज्ड लोगों का काम होता है। टोनी कहते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से चालू होता है। जैसे बॉडी में एक सेल होता है और उसके बाद वो बड़ा होता है और वो सेल डिवाइड होता है 2, फिर 4, फिर 16, ऐसे बढ़ता जाता है। शुरुआत में ये सारे के सारे बॉडी के सेल्स सेम होते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद इनमें डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। वो सब के सब इंडिविजुअलाइज होते हैं। बॉडी ये डिसाइड करती है, इतनी सुपर इंटेलिजेंट है कि बॉडी को पता है कि एक पॉइंट के बाद ये वाला सेल बनेगा नर्व सेल, ब्रेन का सेल, ये वाला बनेगा मसल्स का सेल, ये वाला इंटेस्टाइन का सेल, ये वाला लिवर का सेल। और जितना ही ऑर्गेनिज्म बढ़ता जाएगा उतना ही हर एक सेल को डिफरेंशिएट करना होगा दूसरे वाले से, और उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपका सिस्टम बनता जाता है। लेकिन इसके साथ साथ खाली डिफरेंशिएशन नहीं बदलता, आपकी जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा रेजिलिएंट हो जाती है, मजबूत हो जाती है, वो कई सालों तक सर्वाइव कर सकती है। सिंगल सेल का एज बहुत नहीं है, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म का एज लंबा है, ज़्यादा है। और यही चीज़ होती है बिजनेस में। लेकिन लोग जो शुरू में जो पहला सेल बनता है उसको स्टेम सेल बोलते हैं मेडिकल में। स्टेम सेल मतलब वो क्या बनेगा किसी को पता नहीं। वो ब्लड सेल भी बन सकता है, वो बोन भी बन सकता है, वो नर्व भी बन सकता है। तो टोनी कहते हैं लोग स्टेम सेल नहीं होते। कभी कभी आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, करना चाहिए,
जो लोग किसी एक, आपकी पूरी कंपनी के बारे में नहीं, बट किसी एक चीज के बारे में काम करके बहुत थ्रिल्ड होते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को एक स्पेसिफिक काम करना नेचुरल लगता नहीं है, वो डराता है उनको। लेकिन जैसे ही कंपनी बड़ी होती है तो शुरुआत में तो हर कोई सब कुछ करने को तैयार है। बता दो भाई, तुम जाओ चाय बना दो, तुम जाओ कोडिंग कर लो, तुम जाओ सेल्स कर लो, और आज वो नहीं आया तो तुम सेल्स कर लो, तुम कोडिंग कर लो। शुरू में तो हर आदमी सब कुछ करता है, हर आदमी एक तरह से स्टेम सेल होता है। लेकिन धीमे धीमे जब स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है और नए स्पेशलिस्ट लोग आते हैं, तब पुराने, इनको बोलते हैं जनरलिस्ट्स, वो डरना शुरू कर देते हैं। और ये डर ऐसा नहीं कि खाली लोअर लेवल पे होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज के बहुत हायर लेवल पे भी लोग डरते हैं स्पेशलाइज्ड लोगों से। डर ये रहता है कि मैं कोडिंग भी कर रहा हूं, मैं कंपनी का एक तरह से स्टेक होल्डर हूं और सब कुछ कर रहा हूं मैं, छोटी से लेकर बड़ी चीज। और अब एक आदमी आएगा स्पेशलिस्ट बाहर से, जो जानता नहीं इस कंपनी के बारे में शुरुआत से क्या हुआ, और वो मेरा बॉस बन जाएगा, वो सारा कंट्रोल लेगा हमसे। ये डर होता है। तो करें क्या? आपको अपनी पुरानी टीम के साथ जो जर्नलिस्ट्स हैं उनको ध्यान दिलाना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा कि इस बंदे के आने की वजह से क्या क्या मौके हमको मिलेंगे, क्या क्या फायदे होने वाले हैं। उनको फोकस कराइए, बताइए कि तुम जब ये आदमी आएगा तो तुम्हारा जॉब क्या हो जाएगा। आज तुम महीने का 10,000 का काम कर रहे हो, उसके आने की वजह से 10 लाख का काम बढ़ सकता है। उस चीज पर फोकस कराइए आप। आमतौर पे हमारा माइंड उस चीज पे जाता है कि हम क्या खोने वाले हैं और डरता है, तो उससे उसका दिमाग हटा करके उसको याद दिलाइए कि तुम्हें क्या मिल सकता है, क्या मिलने वाला है। आप उनसे पूछिए आप क्या करना चाहते हैं। आप जर्नलिस्ट है, क्या आप टीम लीडर बनना चाहते हैं, आप मैनेजर बनना चाहते हैं, या आप किसी एक चीज के बारे में और डिग डीप करना चाहते हैं और गहराई में जाना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। उससे पूछिए कि आपका क्या स्पेशलिस्ट का इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपकी पुरानी टीम को पूछिए कि अब तो ठीक है, अब एक लेवल तक हमने इसको पहुंचा दिया इस कंपनी को, लेकिन अब ये खोजो कि तुम्हें क्या पसंद है करने के लिए। वो लोग क्या कर सकते हैं, पुराने लोग, जो कुछ भी उनको काम पसंद है वो करना शुरू कर दें, और जो बाकी एक्स्ट्रा काम है वो नए मैनेजर को दे दें। या अब स्पेशलिस्ट के आने के बाद वो कुछ काम के लिए खाली हो गए टाइम के लिए, तो कुछ नया ही कर सकते हैं। एक कंपनी बड़ी हुई है, ये कोई नुकसान की चीज नहीं हुई है, तो बार बार आपको याद दिलाना पड़ेगा कि ये अपॉर्चुनिटी है। आप उनको याद दिलाइए कि आप अपनी करियर के खुद इंचार्ज हैं। आप उनको कहिए कि आज के 10 साल, 5 साल, 20 साल बाद प्रोजेक्ट करिए कि क्या आप बनना चाहते हैं, क्या आप होना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इस चीज पर ध्यान देना, बिकॉज जैसे ही कोई स्पेशलिस्ट आएगा, जर्नलिस्ट डरना शुरू हो जाएगा। हमारे मेडिकल में भी होता है, एक डॉक्टर होता है MBBS, वो सारी बीमारी ठीक करता है। फिर एक स्पेशलिस्ट आता है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट, वो बोलता है ये बीमारी नहीं है, इसको ठीक करो ऐसे, और बेचारा ये जर्नलिस्ट डर जाता है कि एक पेशेंट अचानक से उसको रिस्पेक्ट ज्यादा करेगा बजाय प्लेन MBBS के। तो आपको ये देखना है कि आपका लोड कम हुआ, ऐसी बीमारी जो आप नहीं ठीक कर पा रहे थे अब वो ले लेगा, तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। तो ये था स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट चेंज होगा ऑर्ग डिजाइन। मैं अभी तक जनरल तरीके से जानता था, एक कंपनी होती है, उसमें नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, COO होता है, CEO होता है। लेकिन ऑर्ग डिजाइन को एक फॉर्मल तरीके से मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं। जैसे जैसे टोनी कहते हैं लोगों को स्पेशलाइज्ड होना होता है, ठीक ऐसे ही टीम्स को भी स्पेशलाइज्ड होना होता है। आपने सुना मैंने क्या बोला? जैसे जैसे लोगों को स्पेशलाइज्ड होना होता है, ऐसे ही टीम्स को भी स्पेशलाइज्ड होना होता है। अगर आपके पास केवल एक प्रोडक्ट है, कोई भी एक प्रोडक्ट बना के आप बेच रहे हैं, तो आप फंक्शन के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप बना सकते हैं कि एक हार्डवेयर का इंजीनियरिंग टीम है जो हार्डवेयर का काम करेगी, आपके पास एक टीम है जिसमें कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इस तरह से आप एक एक बंदे को बना सकते हैं कि वो डिपार्टमेंट चला रहा है। बस एक प्रोडक्ट है, एक आदमी है। लेकिन आपने अब तक आईपॉड बनाया था, अब आपने एक आईफोन डाल दिया, अब आपने एक ईयर प्लग बना दिया, अब आपने एक टैबलेट बना दिया, एक कंप्यूटर बना दिया। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट्स ऐड होते जाते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्लो होती जाती है। तो हो सकता है आपकी कंपनी 2 प्रोडक्ट पे ब्रेक हो जाए, या तो हो सकता है आपकी कंपनी 5 पे ब्रेक हो, 5 प्रोडक्ट पे। मैंने खुद देखा है कि जैसे जैसे मैंने अपने कोर्सेज के नंबर्स बढ़ाए, मेरा काम सच में बहुत स्लो हो गया। टोनी कहते हैं मैंने हजारों कंपनीज को देखा है, जैसे जैसे प्रोडक्ट ऐड होते हैं कंपनीज ब्रेक हो जाती है, इवेंचुअली ब्रेक होती ही होती है। और प्रॉब्लम कौन है? लोग ऊपर जो टॉप पे हैं, जो टीम लीडर्स होते हैं, वो ढेर सारे प्रोडक्ट्स को अपने दिमाग पे रख नहीं सकते। अभी जब मैंने ये काम लाइव सेशन करना शुरू किया तो मैंने 3 जगहों का एक साथ प्लानिंग करना शुरू किया, बैंगलोर, मुंबई और पुणे। और मैं बताऊं, मैं डेट में ही कंफ्यूज हो गया। 10 तारीख को वहां है, 8 तारीख को वहां है, 16 तारीख को वहां है। मैं कभी 8 को
बैंगलोर बोलता, कभी 10 को यहाँ बोलता, और मैंने गलत मैसेज कर दिया लोगों को। तो मैंने फिर अपने आप को याद दिलाया कि कम से कम एक प्रोजेक्ट को एक टाइम पे लो, और अगर आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट हेड बनाओ। बिकॉज एक आदमी जो टॉप पे है उसके दिमाग में 24 घंटे में केवल लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें ही याद रख सकता है। वो लोग 2, 3 या 4 मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स दिमाग में रख सकते हैं। जैसे ही 7 या 8 प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका दिमाग फ्राई हो जाता है। एक दिन में एक आदमी के पास उतने घंटे नहीं है कि वो सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान दे सके। इसलिए जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो बाद में आए हैं या जिनको कम इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो साइडलाइन हो जाते हैं, बाद में करेंगे, और वो बाद में कभी नहीं आता है। इसलिए आपको अपनी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है, एक प्रोडक्ट और उसकी स्पेसिफिक ग्रुप्स बनाना है। आपने बनाया आईपैड का ये टीम है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, आईफोन के ये टीम है। टोनी की अपनी कंपनी जो थी नेस्ट नाम से, तो बोलते थर्मोस्टैट की हमारी अलग टीम थी और स्मोक अलार्म की अलग अलग टीम थी। और फिर उसके बाद हो सकता है आपको फिर से सब डिवाइड करना पड़े और लोगों को। और नेक्स्ट में बोलते हैं हमने जब एक बार बना दिया अलग अलग प्रोडक्ट, उसके बाद उन प्रोडक्ट्स की जो एक्सेसरीज है, आपका एक मोबाइल की डिपार्टमेंट है, उस मोबाइल का ईयरफोन चार्जर का अलग डिपार्टमेंट बनेगा एक्सेसरीज का। क्यों? नहीं तो बनेगा ही नहीं। जो मेन काम है वो कर लेंगे और बाकी सब बाद में कर लेंगे, और बाद में क्या होता है, आता नहीं कभी। जो मेन काम है वो मेन लाइन कर लेगा, उसके बाद भूल जाते हैं कि उनका प्रायोरिटी तो था नहीं वो वाला, और इसलिए चूंकि उनकी प्रायोरिटी नहीं थी तो वो काम छोड़ करके कोई और इंपॉर्टेंट काम ले लेंगे। वो बड़ी बड़ी कंपनीज, Amazon, स्क्वायर, स्ट्राइप, ट्विलो, हर एक कंपनी को अपने आप को फिर से रीऑर्गेनाइज करना पड़ा था। अगर वो रीऑर्ग नहीं करते तो वो ब्रेक पॉइंट पर पहुंचकर टूट जाते। जिनके पास भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने आप को रीऑर्ग चार्ट बनाना पड़ता है, रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। हर एक प्रोडक्ट की जो फैमिली होती है उसके लिए डेडिकेटेड इंजीनियरिंग टीम मिलती है, उसके लिए एक डेडिकेटेड मार्केटिंग पर्सन मिलता है, उसके लिए डेडिकेटेड डिजाइनर और राइटर होते हैं। आपको याद है ना, मैक के लिए अलग डिवीजन बनाया था हमारे स्टीव जॉब्स ने। तो एक तरह से एक बड़े बिजनेस में एक छोटा स्टार्टअप चालू हो जाता है। उससे क्या फायदा होता है, वो और ज्यादा छोटा होता है, फास्ट होता है और ऑटोनॉमस होता है। उसको वेट नहीं करना पड़ता ऊपर के बॉस क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, वो अपने आप डिसीजन फास्ट हो जाते हैं, सारे डिसीजन स्पीड अप हो जाते हैं, और लोगों को रिसोर्सेज के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। उनको पता है कि हमारे पास इतना पैसा है, इतने पैसे में फटाफट ये काम कर लेना है। इस तरीके से आप देखेंगे चीजें एकदम सही तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग खुश होंगे। जब आप नया ऑर्ग चार्ट बनाएंगे तो पुराने लोग जो ऊपर थे, उनके नीचे ढेर सारे लोग थे, वो कट के आधे चले जाएंगे, तो उनको दुख तो होगा, परेशानी तो होगी। अगर आप एक बंदे को बोलते तुम अब तक 10 काम करते थे, अब तुम्हारा काम खाली ये है, तो उसको पसंद नहीं आता। ऐसे ग्रुप्स को भी जब 100 लोग वो मैनेज करते थे, उनको हटा करके आप खाली 50 देते हो तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। नैरो डाउन होना किसी को पसंद नहीं है। तो जो आपने पहले बातचीत की थी कि देखो तुम अपॉर्चुनिटी को देखो, ग्रोथ को देखो, स्पीड को देखो, वही चीज आप यहाँ पर ग्रुप्स के साथ भी बात कर सकते हैं। जैसे ही आप एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं तो जो बेचारी पहले ऊपर से नीचे कंपनी थी वो फ्लैटन हो जाती है, वो एक ही लेवल पे आ जाती है। और जो आदमी पहले ढेर सारे काम करके खुश था, वो किसी एक चीज पर बहुत एक्सेल कर सकता है, और उसकी जो ग्रोथ थी, जो उसको मुआवजा मिलता था, जो सैलरी मिलती थी, जो भी बोनसेस मिलते थे, वो सब एक प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व होकर के उसको ज्यादा मिलेगा उससे। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट, जैसे एप्पल जब शुरू में आई थी, एक पॉइंट के बाद वो बैंकरप्ट हो रही थी। ये आईपॉड था जिसने उसको सर्वाइव कराया, और आईपॉड के बाद जब आईफोन आया तो उसकी वजह से जो रेवेन्यू आया उसकी वजह से एप्पल ही मजबूत हुआ। और फिर स्टीव जॉब्स बोलते हैं आईफोन की वजह से उनका कंप्यूटर भी बिका, जो उनका प्राइमरी गोल था कि हम आईफोन इसलिए बना रहे ताकि हमारा कंप्यूटर बिके। तो ओवरऑल कंपनी बचती है, और जो लोग भी जनरल काम करते हैं उनकी ग्रोथ, उनकी सैलरी बढ़ जाती है, उनका स्टॉक्स, उनका जो भी स्टॉक है उसका भाई कीमत तो बढ़ेगी, तो सबको फायदा होगा। और नहीं होता है तो आदमी टीम स्विच कर ले, इस टीम से दूसरी टीम में आ जाए, या जो पुराना वाला है उसको नए तरीके से लॉन्च कर दो। ये सब हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर होता है या मोबाइल होता है, लेकिन सेम चीजें अप्लाई करती हैं आपके हमारे जैसे प्रोडक्ट के बारे में भी, जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं या किसी भी टाइप का प्रोडक्ट है, उन सब में ये चीजें अप्लाई करती हैं। आप एक टीम है, आपका एक प्रोडक्ट चल रहा है, नया साल आ गया तो आप नया वर्जन लॉन्च कर दो, उसमें कुछ चेंज करके। भाई हमने भी तो किया है, जेनोगा बेसिक को हमने फिर से लॉन्च किया, हमने जैड को फिर से लॉन्च किया। बेचारे माइक्रोसॉफ्ट इतने सालों से चली है विंडोज को बार बार लॉन्च करते करते,
आप कुछ टाइम के लिए एक डिपार्टमेंट में काम किए, अब आप बोर हो गए तो नए वाले में चले जाइए, थर्मोस्टेट के बजाय स्मोक अलार्म में चले जाइए। अगर आपको कोई नई चीज़ एक्साइट करती है तो हमेशा आप ट्राई कर सकते हैं। तो ऑर्ग डिज़ाइन बनानी है, आपको रीस्ट्रक्चर करना है जैसे आपके पास नए नए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। गोइंग फ्रॉम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स टू मैनेजर, WBX में हमने पढ़ा था कि 8 की ट्रांजिशंस होते हैं। जब एक छोटी कंपनी बड़ी होती है तो उसमें 8 अलग अलग की ट्रांजिशंस होते हैं। तो उसी का एक पार्ट हम लोग यहां स्टडी करने वाले हैं। गोइंग फ्रॉम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स टू मैनेजर्स, शुरू में लोग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, बाद में मैनेजर्स बनते हैं कुछ लोग। तो क्या होता है, कैसे चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। ये वो पॉइंट्स हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट्स। अगर ये नहीं किया तो आपकी कंपनी क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टार परफॉर्मर होता है उसको बोला जाएगा कि तुम अब वो काम छोड़ो, तुम पूरी टीम को मैनेज करो। कुछ लोगों को तो मजा आ जाएगा, अरे उनको बॉस बना दिया है, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा बाप रे बाप ये तो काम आता ही नहीं मुझको, परेशान हो जाएंगे, डर जाएंगे। ये क्या है, इसको आप कह सकते हैं फियर ऑफ चेंज। कुछ नया हो रहा है उसकी वजह से डर लग रहा है। हो सकता है आपको डर है कि उस काम को तो मैं एक्सेल कर पाया लेकिन इस काम में नहीं कर पाऊंगा, तो इनसिक्योरिटी हो सकती है आपकी। या ये भी हो सकता है कि जो काम वो कर रहे हैं उनको बहुत पसंद है तो वही कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशंस में आपको उस आदमी को समझाना पड़ेगा जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है कि मैनेजमेंट लेयर की कितनी ज़रूरत होती है, कितनी इंपॉर्टेंस है। आप बताते हैं कि टीम बहुत बड़ी हो गई है, आपको बताना पड़ेगा कि हमको स्पेशलाइज करना होगा, हमको ग्रोथ के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप उनको उनका ऑप्शंस देंगे। आपको क्या लगता है कि इंडिया को अंग्रेज़ों ने इतने ढेर सारे स्टेट्स में, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों डिवाइड किया? क्यों हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया, उसके जज बनाए, उसके SSP SP बनाए? ये क्या था? स्पेशलाइज्ड करना था। उसके बाद आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स को उनके ऑप्शंस दे सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे नंबर 1, स्टे एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर गेट लेयर्ड अंडर समवन एल्स। आप बोलते हैं जो आप कर रहे हो वही करो, आपके ऊपर एक लेयर आ जाएगी मैनेजमेंट की और आप काम करो अपना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुम्हें। जो उनका नया मैनेजर है उनका कोई दोस्त हो सकता है जो उनके साथ बहुत सालों से काम कर रहा है, या कोई बाहर से कोई लीडर लेकर आते हैं और उससे ये आदमी कुछ सीख सकता है। लेकिन आप बता दीजिए कि देखो अब तुम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो और तुम मैनेजर को रिपोर्ट करोगे, तो जैसे पहले चीज़ें थी अब वैसे नहीं होगी। एक बंदा ऊपर से आ गया तुम्हारे, ये तब जब उसको अपना काम पसंद है और वो मैनेजमेंट नहीं बनना चाहता। सेकेंड ऑप्शन, डू अ मैनेजमेंट ट्रायल। आप उसको बोलिए कि तुम ट्रायल के लिए मैनेजमेंट देखो, कुछ टाइम के लिए वेकेशन पे जाओ तुम, और तुम अपना पूरा काम किसी और को दे दो, और आप उनको बता दीजिए कि अब मैं इंचार्ज नहीं हूं, ये इंचार्ज है। या उस आदमी को जिसको आप मैनेजर बनाना चाहते हैं उनको आप अपने साथ मैनेजमेंट मीटिंग में लेके जाइए और देखिए वो कैसा समझता है, क्या फील करता है, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और उनको फिर बोलिए कि और बड़ा प्रोजेक्ट्स को मैनेज करके देखो। आप उनको कुछ काम दे दीजिए ताकि उनको समझ में आए कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या है, काम क्या होता है उसमें। आप उनको HR जो कंपनी का होता है उसकी डिटेल्स में हेल्प लीजिए उनसे, और जो आपकी बड़ी कंपनी की प्लानिंग मीटिंग्स होती है उसमें उनको लेकर आइए। एक तरह से ये ट्रायल है, मैनेजमेंट का ट्रायल है। और उसके बाद फिर उनसे पूछिए क्यों, कैसा लगा, फिर उनको आप मैनेजर ट्रेनिंग के लिए भेजिए। और मान लीजिए आपकी कंपनी छोटी है, आपके पास ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, तो आप उनको एक दूसरे मैनेजर के साथ एज अ कोच जोड़ सकते हैं कि वो उसको कोच करेगा। आप उनको एक OKR दीजिए कि तुम्हारा ये ऑब्जेक्टिव है और की रिजल्ट्स तुमको ये चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, आप जो कोच कराएंगे या जो आप ट्रेनिंग देंगे वो OKR होना चाहिए, गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए यार इसको थोड़ा देख लेना, कुछ सिखा देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सिखा देना, क्या स्पेसिफिक चीज सिखाएंगे, वो क्या स्पेसिफिक चीज सीखेगा, वो चीज क्लियरली OKR होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव और की रिजल्ट्स के साथ होना चाहिए। उसके बाद एक चीज करिए, आप 1-to-1 अपनी पूरी टीम के साथ मीटिंग करिए, एक बंदे के साथ, और उसको बताइए कि देखो ये बंदा है, इसको हम तुम सबका टीम लीडर बनाने वाले हैं, मैनेजर बनाने वाले हैं, और देखिए उन सबका रिएक्शन कैसा है, वो लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। आप उनको बोल सकते हैं कि देखो ये ट्रायल बेसिस पे है और देखते हैं फिर उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, उसी हिसाब से आगे देखेंगे। एक तरह से लोगों को एक इस आइडिया के साथ यूज टू होने दीजिए, और इस बंदे को भी अपना काम दिखा करके शाइन करने का मौका दीजिए। और उसके बाद फिर बोलिए आज से ये तुम्हारा मैनेजर है, जब वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, टीम भी और वो भी। ध्यान रखिएगा, हम लोग जब कंपनी बढ़ती जाती है, काम बढ़ते जाता है, तो ये भूल जाते हैं कि मैनेजर्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए शुरू से ही अपने दिमाग में रखिए कि अगर कंपनी बड़ी होगी तो आपको मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, और किसको आप ट्रेन करेंगे, किसको हायर करेंगे, आप शुरू से स्पॉट करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बाद में बहुत लेट हो जाएगा। आप
अपनी टीम में ही देखते रहिए और ये बताते रहिए कि तुम्ही में से किसी को मैनेजर बनना है, जो टीम को हेल्प करेगा प्रॉब्लम्स को, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकालने के लिए, इंडिविजुअली नहीं ग्रुप में लीड करने के लिए। ये आइडिया डालना शुरू करिए लोगों को शुरू से ही। आप मैनेजर को बोलेंगे कि तुम इंडिविजुअली उस काम को नहीं करोगे सारा का सारा काम, लेकिन तुम उस टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। एक टीम जो ग्रेट परफॉर्म करेगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर रहेगी। टोनी कहते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनके अंदर में नेसेंट, अंदर छुपा हुआ लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सारे के सारे मैनेजर्स नहीं बन पाते, सारे के सारे लेवल अप नहीं हो पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको मैनेजर बना दीजिए तो खत्म हो जाते हैं, इम्प्लोड कर जाते हैं। एक्सप्लोड नहीं करते, इम्प्लोड कर देते हैं, अंदर ही खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग जॉब भी छोड़ देते हैं। मुझे याद है अच्छे तरीके से, मिडॉल में एक बंदे को हम सबका टीम लीडर बनाया था। उसको बनाया गया था हमारा बॉस, रेडियोलॉजिस्ट का बॉस, तो हमको ट्रेन करेगा, था हमारी उम्र का, और उसको 3-4 महीने के बाद कंपनी छोड़ के भाग गया। बोलता मेरे से नहीं होगा ये। उसने सिखाना शुरू किया, हम सीख रहे थे, जितनी तेजी से हम सीख रहे थे उसको लगा बाप रे बाप, मेरा काम सब सीख जाएंगे तो मेरी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी। और कुछ को तो पसंद ही नहीं आता मैनेजर का जॉब, हेट करते हैं, और कुछ ऐसे मैनेजर बनेंगे जिसको आप बोलते मीडियोकर। तो ये मौके वो मौके हैं जिसमें आप उस बंदे को बजाय मैनेजर की तरह घसड़े उसको वहां से हटा के और कोई अपॉर्चुनिटी दीजिए। हो सकता है आपकी अपनी कंपनी में, या उसको बोल सकते हैं आप किसी और कंपनी में उसको एम्प्लॉय करा सकते हैं। एक आदमी ने अगर कोई चीज ट्राई किया और फेल हुआ, इसका मतलब है उसने कुछ सीखा। तो एक तरह से आप एलिमिनेशन का प्रोसेस है। लाइफ जो होती है, आप नई चीज ट्राई करते हैं और जो चीज नहीं कर सकते उसको आप उठाकर फेंक देते हैं, कपड़े की तरह। मैंने ट्राई किया, पहना, यूज किया, नहीं पसंद आया, फेंक दिया। तो इसमें इतनी ढेर सारी चीजें हैं। अगर कोई आदमी अपनी कंपनी बनाता है, काम करने के लिए इतना है ग्रोथ ब्रेक पॉइंट्स पे। मैं खुद इस चीज को अगले 10 साल तक यूज करूंगा। इसीलिए मैं जब यहां बैंगलोर में आया तो मेरी सर्च ये नहीं थी कि मुझे लोग चाहिए प्रोग्राम करने के लिए, मुझे क्लाइंट्स चाहिए। मेरी सर्च क्या थी शुरू से, अब शुरू से ही मेरी सर्च है टीम लीडर। अगर मुझे टीम लीडर मिल गया तो वहां पर वो काम बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि दिलीप सांघवी क्या बोलता है, जीसस हैड 12 फॉलोअर्स व्हेयरएज हिटलर हैड थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स उसके टीम लीडर नहीं थे, वो जनरल कंट्रीब्यूटर्स थे। जीसस के 12 टीम लीडर्स थे। तो दिमाग में रखिए, अगर आपको ग्रो करना है तो आपकी टीम में लीडर्स होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर कुछ काम की लगी हो चीज़ तो कृपया इस पूरी सीरीज़ को हमारे ऐप से ज्वाइन करके आज ही शुरू कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है।